हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच संविधान के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किस किस चीज़ों का प्रावधान किया गया है और भारतीय नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नागरिकता पर कानून कौन बना सकते हैं, नागरिकता किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले मैं भाग 1 के बारे में ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कि संघ और राज्य क्षेत्र, उसके अलावा स्पेशल में राज्यों के पुनर्गठन का वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संविधान नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीके हब बाय रामविलास सर पर जुड़े, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखते हैं हम लोग आज भारतीय नागरिकता के बारे में। भारतीय नागरिकता, दोस्तों नागरिकता सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो नागरिकता का व्यवस्था है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में किस प्रकार का नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और यह जो प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहने का मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति अगर बिहार से है और कोई व्यक्ति झारखंड से है या फिर कोई व्यक्ति आपका ये महाराष्ट्र से है, ठीक है, तो ये सबसे पहले कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं झारखंड की नागरिकता लिया हूँ, मैं बिहार की नागरिकता लिया हूँ या महाराष्ट्र की नागरिकता में तीनों जगह के व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं कहाँ की नागरिक हूँ, तो ये भारत के नागरिक हूँ। यानी सभी के पास किसका नागरिकता होगा? ये भारत का नागरिकता होगा। राज्य का स्पेशल कोई नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता के बारे में, भारतीय नागरिकता में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार की नागरिकता व्यवस्था है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। कौन सी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, विदेशी स्रोत के बारे में, आप चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम, एक मिनट, हाँ, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया दोस्तों। इसके आधार पर नागरिकता ये लगभग मेरे ख्याल से ये देखते हैं कि 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन सा है नागरिकता प्राप्त करना? जैसे जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म से नागरिकता कैसे माना जाएगा? तो एक डेट याद रखना है दोस्तों आपको, 26 जनवरी 1950। यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जब संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। यानी कि जैसे अभी के जनरेशन के बारे में देखा जाए तो जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, तो एक डेट यहाँ पर रखा गया है 26 जनवरी 1950। यानी कि जो व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद में जन्म हुआ हो भारत में, वो भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक होगा। इसका एक्सेप्शन भी है, यानी कि कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि राजनयिक के बच्चों और विदेशियों के बच्चे इसमें भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगा। राजनयिक कहने का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी मान लिया जाए यहाँ इंग्लैंड के राजदूत यहाँ आके, महिला राजदूत है और यहाँ आके वो जॉब कर रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका महिला राजदूत हो, है ना, जिसको हम लोग राजनयिक कहते हैं, वो प्रेग्नेंट हो और यहाँ पर वो बच्चा जन्म दिया होता है, ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे अब भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति या अमेरिका के कोई महिला आई हो यहाँ पे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, और वो यहाँ पे बच्चे जन्म देता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों वंश परंपरा द्वारा, यानी वंश परंपरा के द्वारा। यहाँ भी डेट है आपका 26 जनवरी 1950। तो भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। वहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पे आपका जन्म के आधार पर कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जिसका जन्म हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा में है दोस्तों 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत से बाहर भी हो, ठीक है, भारत के बाहर किसी अन्य देश में, वो अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाए। कब? कहता है जब उनके जन्म के समय माता या पिता में से कोई कहाँ का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। जैसे इसको समझने की अगर प्रयास करें दोस्तों, तो कोई व्यक्ति, यदि हम अब की बार सऊदी अरब ले चलते हैं, कोई व्यक्ति अगर सऊदी अरब में जन्म लिया है, कोई बच्चे एक सऊदी अरब में जन्म लिया है और उसके सऊदी अरब में जन्म लिया है और उसके माता पिता में से मान लिया जाए कि पिता आपका इंडियन हो, पिता क्या है? इंडियन हो, और माता कहीं अन्य देश का हो, ठीक है, तब भी ये 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेता हो तो वह भारत का नागरिक होगा। तो वंश परंपरा के आधार पर, जन्म के आधार पर हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर नोट किया गया है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। यानी कि पहले से पिता का था, बाद में माता भी अगर का हूँ, माता की नागरिकता के आधार पर, यानी कि वो जो अभी हम पढ़े हैं वो पिता के आधार पर था, माता भी अगर इंडियन हो, ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से ये लागू हुई है। तीसरा है दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता। जैसे देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या कहता है दोस्तों? भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीकरण कहने का मतलब हुआ दोस्तों
कि कोई व्यक्ति विदेश का हो, कोई व्यक्ति कहाँ का हो, विदेश का हो और भारत में कई वर्षों से रह रहा हो। अब भारत में कई वर्षों से रह रहा हो और भारत के विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं ये कला के बारे में जानकारी रखता हो और बहुत सारा रुचि रखता हो, और वो जैसे ये अप्लाई करता हो पंजीयन के द्वारा, तब वो क्या माना जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा दोस्तों पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा स्पेशलिस्ट है कि ये रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसमें भारतीय संस्कृति की बहुत सारी जानकारी और उसमें वो इंटरेस्ट रखता हो और उसमें कुछ हस्तियां प्राप्त किया हो, तब वो प्राप्त होगा देशीकरण के द्वारा। चौथा दोस्तों निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे वर्ग के लोग होगा सर, ये देखते हैं। कहता है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह से भारत में 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। ये जो तिथि है दोस्तों, ये तिथि समय समय पर बदलते रहा है। ये 1955 के अधिनियम के तहत जो नागरिकता अधिनियम था उसके तहत 6 माह बताया गया, समय समय पर इसका तिथि बदलते रहा है। आगे हम बताएंगे कि 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, उसमें इसकी तिथि शायद बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वे भारतीय जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में विवाह करेगी, या फिर भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहला क्या था दोस्तों कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र द्वारा पत्र देने की तिथि से 6 महीने पूर्व भारत में रह रहा हो। दूसरा, वे भारतीय जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तब वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कहता है वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों, यानी कि भारतीय ये पुरुष से विवाह कर चुके हैं या भविष्य में होने वाले हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करके आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती है। या फिर भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी भारतीय नागरिक हों और उसके क्या है नाबालिग बच्चे हैं और कहीं विदेश में रह रहा है, तो वो भी पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश वह देश होते हैं दोस्तों जिस देश पर इंग्लैंड के द्वारा क्या किया गया था, राज किया गया था, अर्थात उपनिवेश बनाया था इंग्लैंड, उस देश को राष्ट्रमंडल देश कहा गया। वही लिखा है राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, वो भी आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आखिरी है दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता क्या है, कहता यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है, इंडिया के इधर क्या है भूटान है, भूटान को मान लिया जाए किसी तरह से भूभाग को भारत में शामिल कर लिया, तो सबको पकड़ पकड़ के थोड़े कहेगा कि ये नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। ये क्या कहेगा कि जितने भी भूटान के नागरिक हैं वो सब कहाँ के नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी तरह से नागरिकता प्राप्त किया जा सकती है दोस्तों, तो 5 तरह से। कौन कौन, पहला था दोस्तों आपका जन्म के आधार पर, एक मिनट, पहला क्या था दोस्तों जन्म के आधार पर, दूसरा क्या था वंश के आधार पर, है ना, तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा आपका था देशीकरण के द्वारा, चौथा क्या था आपका, चौथा था दोस्तों पंजीकरण, अब पांचवा क्या था ये भूमि, क्या था भूमि अधिकरण, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या था भूमि विस्तार, क्या था दोस्तों भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब भारतीय संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। आपको बताए थे ना कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ 6 महीना बोला जा रहा था, यहाँ पर सबका समय बढ़ाया गया, कुछ संशोधन किया गया, थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। जन्म द्वारा था, क्या था उसमें कि अब भारत में जन्म केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करेगा जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। पहले क्या था कि कोई भी यहाँ के जन्म दे देता था बच्चा, वो आपका भारत का नागरिक हो जाता था। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या था, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। पहले यह अवधि कितना थी, मात्र 6 महीना थी, यही संशोधन किया गया है। देशीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। देशीकरण के द्वारा आपको बताए थे कला संस्कृति की जानकारी रहता हो, ठीक है, और बस पंजीकरण करवा आपका हो जाएगा, इनकी एक बार सिर्फ आदेश मतलब एप्लीकेशन दो, आपका काम हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों पर ये लागू होगा, पहले ये लागू नहीं किया गया था। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों देखा है कि किस ढंग से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। फिर 1986 के संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ की अवधि को बढ़ाया गया, है ना, कुछ शर्तें दी गई। अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से होगा, यानी कि भारतीय नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है। ठीक है, तो कहता है भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकती है। पहला तो व्यक्ति स्वयं क्या कर दे, परित्याग कर दे, यानी स्वयं वो रिजाइन कर दे, त्याग को, ये नागरिकता को परित्याग कर देने छोड़ दे, नागरिकता का परित्याग करने से खत्म हो जाएगी। या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भी यह समाप्त हो जाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में है, आगे हम लोग अनुच्छेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नागरिकता
अंत होने का पहला क्या था कि नागरिक स्वतः नागरिकता परित्याग कर दे, दूसरा या तो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इंडिया का कोई व्यक्ति है और यहाँ पर गया, आपका कोई भी देश चले जाइए, या ब्राजील चले जाइए या कनाडा चले जाइए, मान लीजिए कनाडा गया, आप कनाडा की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये अंत हो सकता है। तीसरा है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर, या तो सरकार छीन ले, है ना, तब नागरिकता अंत हो सकता है। नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कितने तरीके से दोस्तों, 5 तरीके से, लेकिन नागरिकता अंत कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। एक, या तो खुद आप परित्याग कीजिए, दूसरा या तो सरकार छीन ले, और तीसरा क्या हो जाएगा कि या किसी दूसरे देश की नागरिकता आप स्वीकार कर लीजिए, तब भी आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है फैक्ट में, आप ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित प्रावधान, ये प्रावधान अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों 2019 के बाद, लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान की शक्ति दी गई है, लेकिन अब ये समाप्त है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करता है, इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान था। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं बारीकी से सभी अनुच्छेद को, कौन कौन भाग 2 में कहां से कहां तक चर्चा की गई। दोस्तों भाग 2 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में चर्चा है, जो कि 5, 6, 7 और 8 ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9, 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि संविधान 5 में, अनुच्छेद 5 में किस चीज का वर्णन है। कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये जो 5, 6, 7, 8 है दोस्तों, ये उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो, या जिसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, या जो संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है, यानी कि ये जन्म के आधार पर ये इंगित कर रहा है। ठीक है, तो संविधान लागू होने के समय में भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता हो पैदा हुआ हो, या जो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, सबका भारत का नागरिक होगा। इसकी चर्चा कहाँ किया गया, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, यानी कि 5 में तो था कि संविधान लागू हो रहा हो उस समय या तो पैदा हो, या उसके माँ बाप में से कोई पैदा हो, या तो कोई संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक वो पैदा हो तो वो रह रहा हो, और उसके बच्चे पैदा हो तो वो जन्म का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त क्या क्या दोस्तों, वे या उनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुआ हो और उन्होंने कुछ शर्तें पूरी की हों, जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में भारत आना तथा पंजीकरण कराना। यानी यहाँ पर एक शर्त दे दिया दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत आया है और उसके माता पिता या तो दादा दादी तक में कोई भी भारत में क्या हो, पैदा हुआ हो, है ना, लेकिन एक शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से पहले या तो बाद में भारत आया और फिर वो क्या कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, तब भी वो भारत की नागरिकता हो सकता है। अनुच्छेद 6 यानी कि पहला में था कि सीधे 26 जनवरी 1950 के आसपास, है ना, 26 जनवरी 1950 तक या तो खुद पैदा हो या माता पिता पैदा हो। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 5 था। 6 में पाकिस्तान से भारत आया हो और उसके माता पिता या दादा दादी कोई भारत में पैदा हो और 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में भारत में ये भारतीय होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराया हो। 7वां में कहता है दोस्तों पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि यह उन लोगों से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में वो कहता नहीं हम भारत में ही जाना चाहते हैं, है ना, लेकिन बाद में कुछ शर्तों और पंजीकरण के साथ भारत वापस लौट आए तो उन्हें भारत की नागरिकता माना जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान से आया हो 19 जुलाई 1948 के बाद रजिस्ट्रेशन कराया हो तो ये 6 कहता है। और 7 कहता है पाकिस्तान को प्रवास करने वाले, यानी कि जो पाकिस्तान चल गया है लेकिन भारत में आए और कुछ शर्त और जो उस समय की सरकार से कुछ शर्त था उसको फुलफिल करे और रजिस्ट्रेशन कराए तभी वो भारत की नागरिकता ले सकता है। 8 में दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, है ना, नहीं भारत के हों लेकिन वो कहीं विदेश में रह रहा हो, भारतीय मूल कहने का मतलब हुआ उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी भारत के हों। ठीक है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए हों भारत की नागरिकता माने जाएंगे यदि वे भारत के दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराता है तब। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो वर्तमान में भी ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 9, 10 और 11। 9 में कहता है स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी 9 में कहता है कि अगर उधर आप नागरिकता लेते हैं विदेश में तो यहाँ पर 9 मिलेगा, यानी कि 9 नागरिकता, याद रख सकते हैं 9 नागरिकता कब, जब विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से आप प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, आप ध्यान रखेंगे इसको। 10 में कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कब तक आपकी नागरिकता बनी रहे। ठीक है, कहता है जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत भारत का नागरिक है
वह तब तक ही भारत नागरिक बना रहेगा। और ये नागरिकता दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले हमको नागरिकता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हुई है, जन्म के आधार पर मिली है, तब लगता है नागरिकता कुछ भी नहीं है। उन व्यक्तियों से पूछिए जिनकी नागरिकता नहीं है, वो किस ढंग से वो मारे मारे फिरता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। ठीक है, ये निरंतरता जो बनाए रखता है नागरिकता की, ये अनुच्छेद 10 के आधार पर निरंतरता बनाए रखता है ना। कहता है जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसे नागरिकता से वंचित न कर दिया जाए। ठीक है, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 11 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन, यानी कि संसद पर जितने भी कानून नागरिकता पर जितने भी कानून बनाया जाएगा सब किसके द्वारा, संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण करने का मतलब प्राप्त करने वाला, यानी कैसे प्राप्त कर सकता है, या अधिग्रहण या समाप्ति यानी समाप्त कैसे कर सकता है, तथा नागरिकता से संबंधित सभी मामलों के लिए कानून बना सकते हैं। ये बात किस अनुच्छेद के तहत कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 11 के तहत कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार आपका भाग 2 भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप प्यारे प्यारे से कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 के साथ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। जय हिंद, जय भारत।